अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर सना इमरान आपको पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास में वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना थर्ड यूनिट जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो था पाकिस्तानी मईशत की बुनियाद, यानी कि पाकिस्तान की मईशत किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिनमें हमने संतों को लास्ट टाइम या लास्ट वीडियो में हमने तफसील के साथ डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की मईशत में जो बहुत ही अहम जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है वो है ज़राअत। स्टूडेंट, ज़राअत को देखें तो हम कहते हैं जी ज़राअत काश्तकारी के ज़रिए ज़मीन से फसलें उगाना और अनाज हासिल करना हमारे पास ज़राअत कहलाता है। पाकिस्तान में अगर हम देखें ज़राअत के लिहाज से कौन से इलाके मौजूद हैं तो दरियाए सिंध का बालाई मैदान और दरियाए सिंध का ज़री मैदान, यानी बालाई मैदान जो सूबे पंजाब पर मुश्तमिल है और दरियाए सिंध का ज़री मैदान जो सूबे सिंध पर मुश्तमिल है। सूबे सिंध पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी काश्तकारी होती है, जबकि बलूचिस्तान में महदूद पैमाने पर यह महदूद इलाकों में भी काश्तकारी की जाती है। स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं दरिया सिंध या दरियाए जो सिंध का भलाई मैदान और दरिया सिंध का जो ज़री मैदान है, ये दरिया सिंध और इसके मावन दरियाओं की लाई हुई ज़रख़ेज़ मिट्टी से बनता है। और दरिया सिंध के जो मैदानी इलाके हैं इनका शुमार दुनिया के बेहतरीन ज़रख़ेज़ इलाकों में किया जाता है, यानी कि पाकिस्तान में 60% जो हमारे पास ज़राअत होती है वो इन मैदानी इलाकों में होती है। और यही इलाके जो हैं वो काश्तकारी के लिए सबसे ज़्यादा मौजू समझे जाते हैं। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान का जायज़ा लेते हैं स्टूडेंट, तो पाकिस्तान की जो आबो हवा है वो ज़राअत के लिए बहुत ही ज़्यादा मौजू है। पाकिस्तान के कुछ सिर्फ पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जब बर्फ़बारी होती है तो उनमें काश्तकारी नहीं होती, लेकिन इसके अलावा पूरा साल पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं उनमें काश्तकारी की जाती है। पाकिस्तान की ज़मीन की ज़री सलाहियत के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास काबिल काश्त रकबा जो आ रहा है वो है 38%, जिसमें हम ज़ेर काश्त ला चुके हैं या जिसमें हम काश्तकारी कर रहे हैं वो 24% है। और बाकी मानदा रकबा जो 62% हमारे पास बच जाता है, अगर हम उसको भी काबिल काश्त बना लें तो पाकिस्तान जो है वो ज़राअत में मज़ीद कामयाबी जो है वो हासिल कर सकता है। और इसके साथ जब हमारी ज़री पैदावार बढ़ेगी तो इससे हमारी मुल्की मईशत और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। स्टूडेंट, अगर हम पाकिस्तान में ज़राअत की अहमियत से बात करते हैं तो जैसा कि आप सब जानते हैं जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान में सनतें सिर्फ बराए नाम थी, तो पाकिस्तान की मईशत उस वक्त टोटली डिपेंड कर रही थी ज़राअत पे, तो इस वजह से हमने पाकिस्तान को एक ज़री मुल्क करार दे दिया। अभी अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में 65% लोग जो हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं, यानी लोगों का जो रोज़गार है वो ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। ज़राअत हमारी मुल्क की जो खुराक की ज़रूरियात है उसको पूरा करती है। अगेन अगर में जो ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें बच भी जाती हैं जैसे चावल है, हम बाहर के ममालिक को बरामद भी करते हैं, तो इस लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि ज़राअत मुल्की ज़रूरियात को भी पूरा करती है और इसके साथ साथ आपकी बरामदात में भी अपना अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा स्टूडेंट, ज़राअत जो है वो जानवरों को चारा फराहम करती है और सनतों को खाम माल देती है, यानी रॉ मटीरियल। अगर आप देखें तो सनतें और ज़राअत जो है वो एक दूसरे के लिए लाजम और मलजूम हैं, यानी एक दूसरे के लिए दोनों का वजूद लाजमी है। आसान सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर हम सिर्फ कपास कॉटन की बात करते हैं, जब आप कॉटन देखते हो कि जब तक वो एक फसल की हैसियत से अहमियत रखती है, जब आप उसको कॉटन रुई की गालों को उतारते हो, फिर आप उसको जब फैक्ट्री में लेके जाते हो उससे रेशे बनते हैं, धागों के रेशे बनते हैं, उनसे कपड़ा बनता है। तो इस तरीके से जो ज़राअत से खाम माल हासिल होता है उसकी जब वो सनत में जाता है तो उसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में कौमी आमदनी में 32% जो पैसा हमें आता है वो हमारे पास ज़राअत से आता है और ज़र मुबादला का 45%, यानी कि ज़राअत के लिहाज से जो चीज़ें हम बाहर के ममालिक को भेजते हैं, बरामद करते हैं, उससे हमारे पास 45% हमारे ज़र मुबादला में इजाफ़ा होता है। और स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो ज़राअत पर मबनी सनतें जो होती हैं, यानी वो सनतें जो टोटली ज़राअत पर डिपेंड करती है, जिनके लिए ख़ाम माल जो है वो हमें ज़राअत से हासिल होता है, उन सनतों से माशी तरक्की भी होती है, रोज़गार की फराहमी भी होती है और तिजारत भी जो होती है इससे बढ़ती है। स्टूडेंट, इन तमाम बातों की वजूहात की बिना पे हम कहते हैं जी ज़राअत जो होती है वो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, यानी कि हमारे लिए एक बैकबोन है। स्टूडेंट, हम पाकिस्तान को एक ज़री मुल्क कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में ज़राअत हमें उस तरीके से, या हम ये भी कह सकते हैं ज़राअत के शोबे में उस तरीके से हमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही जिस तरह एक ज़री मुल्क को होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में ज़री पैदावार में कमी के असबाब जो है वो मद्दे झेल हैं। अब वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे कि क्यों पाकिस्तान जो है वो अपनी ज़री सलाहियत को बढ़ा नहीं सकता।
स्टूडेंट, पाकिस्तान में ज़री पैदावार में कमी के असबाब में सबसे जो मेन मसला हमारे पास आता है वो है कदीम तरीक़े काश्तकारी। जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के ज़्यादातर दही इलाकों में काश्तकारी की जाती है, जिसमें हमारे जो किसान हैं उनको जदीद ज़री तालीम से नावाकिफ़ियत की बिना पर वो उस तरीके से अपना जो हदफ है वो हासिल नहीं कर सकते। यानी कि वही पुराने तरीक़ों के ज़रिए वो खेती बाड़ी करते हैं, जिसके ज़रिए पैदावार जो है वो बढ़ नहीं सकती है। यानी कि हमारे काश्तकार जो हैं वो साइंसी तरीके की अपनाने की इस्तात नहीं रखते, पुरानी ज़री आलात का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फ़ी एकड़ पैदावार बहुत कम है, जिससे ना सिर्फ किसानों का नुकसान है बल्कि पूरी मईशत पर इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। कमज़ोर माली हालत, अगेन वही बात है जी, किसान हैं, दही इलाकों में रहते हैं, माली हालत जो होती है वो कमज़ोर होती है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो आला किस्म के जो बीज हैं उनका इस्तेमाल करें, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करें, जिससे उनकी जो फसलें हैं या उनकी पैदावार जो है वो बढ़ सके। इसके अलावा कीमियाई खादों का इस्तेमाल नहीं होता, उम्दा बीज वही लोकल बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। अगेन वही कि लोकल बीज से पैदावार जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो एक सिस्टम है ज़मीन की तकसीम दर तकसीम, यानी कि पाकिस्तान में एक विरासती निज़ाम मौजूद है कि जिसमें जो ज़मीन है वो टुकड़ों में बँट जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक आसान सी एग्जांपल दूँ, यानी एक शख्स है, उसके 5 बेटे हैं, तो वो अपनी ज़मीन को उन 5 बेटों में तकसीम करेगा। इस तरह ज़मीन जो होगी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाएगी। तो ऐसी ज़मीन जो होती है वो जदीद काश्त जो मशीनी काश्त होती है उसके काबिल नहीं रहती है। फिर हम देखते हैं काबिल काश्त रकबे में कमी। ज़री पैदावार में हम कह भी सकते हैं कि कमी का एक बड़ा सबब जो है वो काबिल काश्त रकबे में कमी है, यानी बहुत ही महदूद पैमाने पर जो हम काश्त करते हैं वो है कि जैसे पाकिस्तान की आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, शहरों का फैलाव हो रहा है, यानी वो इलाके जो कभी दही इलाकों में जिनका शुमार किया जाता था, लेकिन शहरी आबादियों के बढ़ने के साथ साथ वो इलाके भी शहरों में शुमार किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो काबिल काश्त रकबा था उस पर भी लोग जो हैं वो घर बना रहे हैं, जिसकी वजह से काबिल काश्त रकबे में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। फसली बीमारियाँ, स्टूडेंट, अगर देखें तो हमारे यहाँ फसलों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कीड़ों मकोड़ों और मुख्तलिफ फसली बीमारियों के नज़र हो जाता है। तकरीबन ज़री फसलों का 25% हिस्सा जो है वो नबाताती बीमारियों के बायस ज़ाया हो जाता है। इसका हल ज़रूरी है। इस सिलसिले में नई तहकीकात हो रही हैं और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किसानों में बढ़ गया है। यहाँ कि मैं अगर आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, हाल ही में पाकिस्तान की जो फसलें थी उस पर टिड्डी दिल का हमला हुआ था, जिन्होंने सिंध में भी काफ़ी तबाही मचाई, इसके अलावा पंजाब में भी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक वसी रकबा जो है वो इस टिड्डी दल की नज़र हो गया है। नेक्स्ट जो मसला हम देखते हैं पाकिस्तान में वो जो ज़री पैदावार में आता है वो हमारे पास सेम थोर का मसला होता है। सेम जब हम कहते हैं ज़ेर ज़मीन पानी जब ऊंचा होकर ज़मीन की सतह के करीब आ जाता है उसे सेम कहते हैं। कैसे? दो तरीके से जो सेम है हमारी फसलों को नुकसान देती है। कैसे? अगर हम देखें खेतों को, जो हम सारा साल हमारी जो खेत हैं वो इस्तेमाल में आते हैं, उसमें हम सारा साल खेतों को पानी देते रहते हैं, वही जब पानी आप देते हो तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर रसता है। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरा हम देखते हैं कि हमारी नहरें ऑलमोस्ट हमारे यहाँ काश्तकारी उन इलाकों में की जाती है जहाँ पर नहरों के करीब वाले इलाकों में, तो उससे ये होता है कि वो नहरें कच्ची होती हैं, तो वो जो साथ खेत होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को रसता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि पानी और ज़मीन का लेवल आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी अगर हम एग्रीकल्चर के लिहाज से या ज़राअत के लिहाज से देखते हैं, तकरीबन 10 फुट तक हमारी जो ज़मीन है जब उसमें पानी रस जाता है तो ऐसी ज़मीन जो होती है वो सेम ज़दा कहलाती है और ऐसी ज़मीन किसी भी काश के काबिल नहीं होती। इसके साथ हमारे पास थोर का मसला आता है, नमकियात, यानी कि जब हम देखते हैं कि वही पानी जब ज़मीन के अंदर रसता है या जब हम सारा साल जब खेतों को पानी देते हैं तो पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और जो नमकियात की एक तह होती है वो खेत में रह जाती है। साल साल जब आप उस खेत का इस्तेमाल करते हो, जब पानी लगता रहता है और जो नमकियात की तह है जब उसमें इजाफा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो खेत जो है वो बंजर बनना शुरू हो जाता है। फिर ऐसा भी खेत जो होते हैं या से में थोड़ ज़्यादा जो खेत होते हैं वो किसी भी काश्तकारी के काबिल नहीं रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 24 लाख रकबा ऐसा है जो सेमथोर का शिकार हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट, तो पाकिस्तान में ज़री तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है। स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो जदीद ज़राअत के लिए ज़री तालीम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तानी काश्तकार गरीब होने के साथ साथ ज़री तालीम से भी नौख्वानदा है। वो जदीद साइंसी तरीक़ों से नावाकिफ़ है, इसलिए ज़राअत की पैदावार में भी खातिर ख़्वाह इजाफ़ा नहीं हो रहा। यानी कि उसको उन बातों से कोई कंसर्न ही नहीं है कि वो अपनी ज़राअत को किस तरीके से बढ़ाए, कौन से ऐसे नए तरीके अपनाए जिन पर चल के उसकी जो पैदावार है वो बढ़ सके।
पाकिस्तान में ज़रूरी पैदावार में कमी के असबाब में हमारे पास एक और अहम मसला भी आता है, वो है पानी की कमी। यानी कि स्टूडेंट, आप देखते हैं पाकिस्तान में ज़राअत दो तरीके से की जाती है, या दो उन इलाकों में की जाती है, या तो जो नहरों के करीब होते हैं, या वो इलाके जो बारानी इलाके कहलाए जाते हैं, यानी बारिश के पानी पे डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट, इसके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें पानी की कमी है, या वहाँ पे शदीद किल्लत है, और जिसकी वजह से काश्तकारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट, जिस तरीके से पाकिस्तान दावा करता है एक ज़री मुल्क होने का, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में जो तहकीकी इदारे हैं, जो रिसर्च सेंटर हैं ज़राअत के लिहाज से, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। यानी कि जैसे देखते हैं वक्त गुजरता जाता है, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, नई नई कीड़े मकोड़े जो हैं वो फसलों को तबाह कर रहे हैं। उस लिहाज से उनसे कैसे बचा जाए, तो पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा कमी। ज़री तहकीक के लिए यूनिवर्सिटियों की तादाद भी बहुत कम है, और ज़री तहकीक के लिए वसाइल भी बहुत ही ज़्यादा कम है, और ना ही इस मसले पे कोई ख़ास तवज्जो दी जाती है ताकि ज़री पैदावार को बढ़ाया जा सके। अगेन फिर बात वही आ जाती है कि हमारे यहाँ मोस्टली जो किसान हैं वो माली लिहाज से कमज़ोर होते हैं, उनके पास इतने वसाइल ही नहीं होते हैं कि जिसके ज़रिए वो अपनी जो रकबा है उसकी पैदावार को बढ़ा सके। सो अब हम बात करेंगे कि ज़री पैदावार बढ़ाने के इकदाम, यानी कि ऐसे इकदाम कौन से किए जाएँ जिससे पाकिस्तान में जो ज़री पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके। सेमोथोर पर काबू, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि पाकिस्तान में 24 लाख रकबा ऐसा है जो सेमोथोर का शिकार हो चुका है। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए जी? सेम से बचाव के लिए हमारी जो नहरें हैं उनको अंदर से पक्का किया जाए, ताकि वो जो पानी ज़मीन के अंदर जो रास्ता है वो ख़त्म हो जाए। थोर जो नमकियात हैं इसके लिए केमिकल वॉश किए जाते हैं, जिसके ज़रिए हम ज़री पैदावार को बढ़ा सकते हैं। गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम मौजूद है, यानी जो बड़े बड़े जागीरदार हैं उनके पास लाखों एकड़ ज़मीनें ऐसी पड़ी हुई हैं जो किसी के इस्तेमाल में नहीं होती। अगर हम उस ज़मीन को ज़ेर काश लेके आ जाएं तो पाकिस्तान में जो ज़री पैदावार है उसको बढ़ाया जा सकता है। ज़री सलाहियत, ज़रूरी इस्लाहात, यानी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, किस तरीके से अगर आप लोग देखें, अगर हुकूमत मुख्तलिफ इकदाम करे, वो किसान जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं उनको ज़मीनें फ़राहम की जाए, आसान एक साथ पर कर्ज़ों की फ़राहमी की जाए, बीज दिए जाएँ, खाद दिए जाए, या मशीनरी के लिहाज से अगर उनकी मुख्तलिफ किस्म की इस्लाहात की जाएँ, तो इससे भी पाकिस्तान की जो ज़री पैदावार है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा ज़री तालीम, यानी हुकूमत ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करे जिसमें जो गरीब किसान हैं उनको ज़राअत के लिहाज से अवेयरनेस उनमें लाई जाए, यानी ज़मींदारों को ज़री वसाइल से, फसलों की बीमारियों से या उनसे बचाव के जो तरीके वगैरह हैं वो सिखाए जाएँ, जदीद मशीनों का जो इस्तेमाल है वो सिखाया जाए, ताकि जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके। ज़री तहकीकी इदारे, अगेन जैसे हमने लास्ट में बात की जी, पाकिस्तान में तहकीकी इदारे या रिसर्च सेंटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो नई नई यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में लाया जाए जो ज़री पैदावार बढ़ाने के लिए तहकीकात करें। इसके अलावा कीमियाई खाद का इस्तेमाल, स्टूडेंट अगर हम देखते हैं जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान में कोई भी कीमियाई खाद का कारखाना मौजूद नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में अब कई कारखाने जो हैं वो कीमियाई खादें जो हैं वो बना रहे हैं। कीमियाई खाद जो होती है वो बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए स्टूडेंट इसके साथ साथ ज़री पैदावार बढ़ाने के लिए आपाशी की जो आबपाशी, यानी आब पानी पाशी खेतों को सैराब करना, अगर आबपाशी की बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जाएँ तब भी हमारी जो ज़राअत है उसकी पैदावार बढ़ सकती है। यानी कि वो इलाके जहाँ पे पानी मैसर नहीं है तो वहाँ पे छोटी छोटी बड़ी नहरों से छोटी छोटी नहरें निकाल कर बैराजों के ज़रिए उन इलाकों तक नहरें पहुँचाई जाएँ और उन इलाकों को भी काबिल काश बनाया जाए। इसके अलावा छोटे छोटे डैम भी तामीर किए जा सकते हैं ताकि आपाशी की जो सहूलियात हैं वो बेहतर हो सकें। इसके अलावा अगर हम देखें तो कर्ज़ों की फराहमी, बात फिर वहीं पे आती है, पाकिस्तान में मेजोरिटी में जो किसान वो लोग जो ज़राअत से मुंसलिक हैं वो गरीब किसान हैं। अगर हुकूमत ये स्टेप उठाए, उनको कर्ज़ों की फराहमी करें, उनकी माली मदद करें, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो किसानों की अक्सरियत है वो गरीब है, वो जदीद आलात, आला किस्म के बीज, खाद वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सिलसिले में हुकूमत अगर ज़री बैंकों के ज़रिए किसानों को कम शरह पर सूद या बिला सूद कर्ज़े फराहम करे तो भी किसान जो हैं वो अपनी ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा करके अपनी ज़री पैदावार बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर जदीद आलात का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि वो इलाके जो बंजर ज़मीनें हैं अगर उनको हम जदीद आलात के ज़रिए काश्तकारी के काबिल बनाएं तब भी हमारी पैदावार बढ़ सकती है। फिर अगर हम देखें स्टूडेंट लास्ट में सैलाब की रोकथाम, अगेन कि हमारे यहाँ वो इलाके या उन इलाकों में हम ज़्यादा काश्तकारी करते हैं जो नहरों के करीब होते हैं या दरियाओं के करीब होते हैं। उससे ये होता है कि जब मानसून का मौसम आता है, जब सैलाबी
ریلیں جب گزرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ہماری جو فصلیں ہوتی ہیں ان کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ اگر ہم سیلاب کی روک تھام کریں یعنی نئے ڈیم بنائیں، نہروں کے پشتے یعنی بند ان کو بنا کے مضبوط کر دیں، تو اس سے جو کھڑی فصلیں ہوتی ہیں، جو فصلوں سے کھڑی فصلیں جو سیلاب سے تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے ان کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ایک طرف ہماری فصلیں بچ جائیں گی، اور دوسرا اگر ہم ڈیم کے ذریعے اگر اس پانی کو ہم سٹور کر لیں تو پاکستان میں جو پانی کی ایک کمی کا جو مسئلہ آتا ہے اس کو بھی ہم پورا کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آج کے جو ہمارا ٹاپک جو زراعت سے متعلق تھا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔